गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस हम जान रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस में मेल के कंडीशन में प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और फीमेल के केस में oogenesis होगा। तो हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि प्रोसेस है मेल गैमेट के फॉर्मेशन का मेल में, उसी तरह का प्रोसेस ऑफ oogenesis है फीमेल के केस में ओवम फॉर्मेशन का। इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये बड़ी अजीब बात है कि दोनों प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस की, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है वो प्यूबर्टी से शुरू होती है और अप्रोक्सीमेट टाइम जो होता है स्पर्म फॉर्मेशन का वो लगभग 70 to 75 डेज में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसके जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ oogenesis एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और ये लेंदी प्रोसेस उस फीमेल के एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही शुरू हो जाती है। ये हमको ध्यान देना होगा, बहुत इंटरेस्टेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारा प्रोसेस ऑफ oogenesis की कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये पैरेलल है, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है। इसके साथ ही साथ प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको बहुत गौर से हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तभी ये समझ में आएगा। तो केयरफुली एक एक पॉइंट, एक एक डायग्राम आपको देखना होगा। ये सारे एक एक डायग्राम इसके इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सिर्फ 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी कॉन्टेंट्स आपको मिलेंगे। उसको देखें और केयरफुली एक एक स्टेप समझने की कोशिश किया जाए। तो प्रोसेस ऑफ oogenesis, प्रोसेस ऑफ oogenesis सिंपली हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? दैट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओवम, दैट इज द फीमेल गैमेट which is the haploid in number from the structure of the female gonad, that is the ovary। यानी कि ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होना और प्रोडक्शन होना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis। जैसे कि मैं पहले ही बता दिया कि द प्रोसेस ऑफ oogenesis इज ए वेरी लेंदी प्रोसेस। ये कब से शुरू होगा? ये शुरू होता है जब वो फीमेल वो अपनी मां की पेट में है, वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तभी से प्रोसेस ऑफ oogenesis शुरू हो जाता है। और ये बताया जाता है कि लगभग इन द 20th वीक, 20वें सप्ताह में लगभग जब वो एम्ब्रियो, वो फीमेल अपनी मां की ओम में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है और 20वें हफ्ते में जब पहुंच रही है, तभी उसके ओवरी में नियर अबाउट 7 मिलियन ऑफ ओगोनियम सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, ओगोनिया बन जाते हैं। बिफोर द बर्थ एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट फीमेल हैव अप्रोक्सीमेट 2 मिलियन नंबर ऑफ the oogoneum cells in their ovary। तो एंटायर प्रोसेस, जैसा कि जानते हैं कि प्यूबर्टी जब शुरू होगी फीमेल में, तो प्यूबर्टी में एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होता है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवम डिस्चार्ज होगा, दैट ओवम हैव कंप्लीटेड दैट लाइफ अप्रोक्सीमेट कितना? अप्रोक्सीमेट 13 ईयर्स, 13 साल की लगभग टाइमिंग होती है। 13 साल का समय लग जाता है एक ओवम के कंप्लीट फॉर्म होने में। ओके, तो ये प्रोसेस एंटायरली
कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस। सिंपल हुआ प्रोसेस, प्यूबर्टी की स्टेज शुरू हुई, उसके बाद से जर्मिनल एपिथेलियल्स में डिवीजन होना शुरू हुआ और स्पर्म सेल्स बनने शुरू हो गए। लेकिन यहां जो प्रोसेस होगी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एंटायरली अप्रॉक्सीमेट मिनिमम टाइम। इसमें एक बात और जोड़ लो कि जो फर्स्ट ओवम डिस्चार्ज हुआ वो लगभग 13 इयर्स के आसपास उसकी टाइमिंग है। अब हम जानते हैं कि एंटायरली फीमेल के केस में रिप्रोडक्टिव साइकिल डेफिनिट है, वो मेनार्की से शुरू होकर मेनोपाज तक खत्म हो जाएगा लगभग 50 की एज में। तो टोटल जो रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्टिव एज अप्रोक्सीमेट 38 इयर्स के आसपास होगा। तो इस तरह अगर कैलकुलेट किया जाए तो नंबर ऑफ ओवम 420 के आसपास आते हैं। इन जनरल हमने बात कहां से शुरू की थी? 7 मिलियन से। 7 मिलियन से कहां थे? वो थे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जबकि वो फीमेल अपनी मदर की ओम में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। किस समय? अप्रॉक्सीमेट 20th वीक, 20वें हफ्ते में 140 दिन उसकी उम्र हुई होगी लगभग। उस कंडीशन में 20 मिलियन है। एट द टाइम ऑफ बर्थ उसमें ग्रेजुअल रिडक्शन हो रहा है। यहां एक विशेष प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ओगोनियम रिड्यूस हो रहे हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ वो 2 मिलियन रह जाते हैं और फिर अप्रॉक्सीमेट 60 to 80,000 बच जाते हैं। किस स्टेज में? जबकि प्यूबर्टी की स्टेज आती है। और इस प्यूबर्टी के स्टेज के बाद भी टोटल हम लोगों ने कितना काउंट किया कि अप्रॉक्सीमेट 120 के आसपास नंबर ऑफ ओवम इन जनरल एक फीमेल के एंटायर रिप्रोडक्टिव लाइफ में रिलीज होते हैं। अब इसके बाद के जितने सारे हैं वो सारे के सारे डिजेनरेट होते हैं फीमेल ओवरी में, और इस प्रोसेस को कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया ये प्रोसेस होती है जिसमें कि ये जर्मिनल एपिथेलियल से ओगोनियल सेल्स बने और वो अरेस्ट होते गए, उनका फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो प्रोसेस है फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो यहां हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ओवम सेल्स जहां बढ़ने की जगह रिड्यूस हो रहे हैं नंबर। ओके, तो इसको एक एक पॉइंट को हम केयरफुली डिस्कस करें। इन जनरल अगर बात करें तो प्रोसेस ऑफ oogenesis में भी 3 ही स्टेप है, जैसे कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में थे, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट फेज दैट्स द प्रोसेस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज ये बिफोर बर्थ शुरू हो गया। बिफोर बर्थ शुरू हो गया और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि एट द टाइम ऑफ 140 डेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो लगभग 140 दिन के आसपास इनकी टोटल नंबरिंग कितनी है? तो 7 मिलियन है। कॉन्टिन्यूअसली ये ओवोरियन सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। दैट्स द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस। यहां ध्यान देते रहेंगे, यहां माइटोसिस सेल डिवीजन ही हो रहा है। यहां 46 क्रोमोसोम्स है, यहां 46 है, यहां भी 46 ही होंगे, ये 46 है। ये प्रोसेस टिल द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगिन होने के टाइम तक चल रही है। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के टाइम इस ओगोनियम सेल्स में चेंजेज आएंगे।
एक और सिमिलरिटी हम लोग देख लें। प्रोसेस ऑफ एस्पर्मेटोजेनेसिस में 2 सब स्टेजेस की हम लोगों ने बात की थी। इसी तरह इस प्रोसेस ऑफ oogenesis में भी 2 सब स्टेज हैं। दैट्स द प्रोसेस ऑफ oocytogenesis एंड दूसरा क्या है, oocytogenesis। oocytogenesis यहां पर भी है। तो ये oocytogenesis की जो प्रोसेस है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द स्पेशलाइजेशन ऑफ ओगोनियम सेल। ये ओगोनियम सेल्स जो है, ये ओगोनियम सेल्स स्पेशलाइज हुए और स्पेशलाइज होकर प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो गए। दैट ये प्रोसेस कही जाती है oocytogenesis। इसको ध्यान देंगे, जैसे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस था, तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की तरह oocytogenesis भी है। ये टर्म्स हर बुक में नहीं मिलेंगे, हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। तो oocytogenesis फर्स्ट स्टेप हुआ। oocytogenesis is the formation of primary oocytes, from the ओगोनियम सेल। ओगोनियम सेल्स जब प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट होंगे तो ये प्रोसेस कही जाती है oocytogenesis। ओके, दूसरा स्टेप है ootidogenesis। ये किस टर्म के पैरेलल होगा? ये पैरेलल है, आपको याद होना चाहिए, मैं इस नाम को छोड़ रहा हूं। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मैंने बताया, दूसरा टर्म मैं छोड़ रहा हूं। अब वो कौन सा टर्म है जहां पर कि स्पेशलाइजेशन हो रहा था, वहां पर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस थी। आप याद करेंगे, आपको देखना पड़ेगा पहला वीडियो अगर आपने नहीं याद किया होगा तो दूसरे स्टेप की बात मैं कर रहा हूं, ootidogenesis। ootidogenesis कौन सी प्रोसेस है? Whenever the primary oocyte, जबकि प्राइमरी oocytes मॉडिफाइड होकर स्पेशलाइज होकर oocytes में कन्वर्ट हो रहे हैं। सिंपली हम कह सकते हैं ootidogenesis is the process in which formation of oocytes takes place by the specialization, by the modification of the primary oocytes। ओके, तो ये 2 सब स्टेजेस हैं प्रोसेस ऑफ oogenesis के। अब ये प्रोसेस ऑफ oogenesis में प्राइमरी oocyte हमारा बना। प्राइमरी oocyte कहां बना, कब तक बन रहा है? ये बन रहा है एट द टाइम of the process of menstrual cycle, or that is the process of the menarche, puberty के स्टेज तक ये प्रोसेस चल रही है। अब ये प्राइमरी oocytes जब बनेंगे तो प्राइमरी oocytes बनने के बाद ये प्राइमरी oocytes में पहली बार अब मियोसिस डिवीजन होने जा रहा है। ओके, मियोसिस डिवीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो डिप्लॉयड हैं वो हैप्लॉयड हो जाएंगे। तो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों गैमेट्स के फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, तब फिर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रीगेन होगा। तो इस वजह से ये यहां पर क्या होने जा रहा है, इन प्राइमरी oocytes में प्रोसेस ऑफ मियोसिस होने जा रहा है। तो मियोसिस और माइटोसिस क्लियर होना चाहिए हमको। प्रोसेस ऑफ मियोसिस दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्या है कि अगर क्रोमोसोम्स का नंबर 46 है और ये क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस होकर डॉटर सेल में 23 हो गए तो ये क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने के उतने ही हैं, 2 डॉटर सेल्स बनी, दोनों में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो वो क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। तो रिडक्शनल डिवीजन होगा और ये रिडक्शनल डिवीजन तब तक अरेस्ट रहेगा, ये प्रोसेस ऑफ प्रोफेज होगा। फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन यहां शुरू होगा और फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद इस प्राइमरी oocyte का डिवीजन हुआ
और प्राइमरी oocytes के डिवाइड होने से 2 डॉटर सेल्स बन गई, लेकिन ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, ये अरेस्ट है बहुत दिनों तक, टिल द टाइम ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होता, उस ओगोनियम सेल का प्राइमरी oocyte के डिस्चार्ज होने की प्रोसेस नहीं होगी, तब तक ये प्रोसेस अरेस्ट रहेगी। और ये बहुत लंबा पीरियड है, यहां से एंटायरली फेज, जहां की ये प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte का डिवीजन तो हुआ, अब डिवीजन ये रुक गया है, डिवीजन रुक गया है। और ये कहां पर रुका है? तो प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में, ये डिप्लोटीन स्टेज में रुक गया है। इसको कहते हैं फर्स्ट अरेस्ट फेज और फर्स्ट रेस्टिंग फेज, फर्स्ट रेस्टिंग फेज या फर्स्ट अरेस्ट फेज। अरेस्ट कर दिया गया है इसके प्रोसेस ऑफ मियोसिस को, कहां पर? तो प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में। अब जब डिवीजन होगा, जब ये डिस्चार्ज होना है ओवम को, oocyte को, बेसिकली oocyte ही होगा, आगे हम समझेंगे कि कंप्लीटली एक ओवम डिस्चार्ज ही नहीं होता, जिसको हम कह सकें कि दैट इज ए हैप्लॉइड सेल। तो हैप्लॉइड सेल, कंप्लीट हैप्लॉइड सेल डिस्चार्ज ही नहीं होता, उसकी पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट ही नहीं होती है डिस्चार्ज होने तक। बेसिकली वो सेकेंडरी फॉलिकल होता है। अभी इधर आएंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में, तो वहां इसको फिर से हम डिस्कस कर लेंगे, बात क्लियर होगी। तो ये अरेस्ट है, अरेस्ट कहां हुआ? तो इन द फर्स्ट प्रोफेज, फर्स्ट प्रोफेज के डिप्लोटीन में। अब डिवीजन हुआ इस प्राइमरी oocyte का, तो प्राइमरी oocyte का डिवीजन हुआ तो 2 अनइक्वल बॉडीज बन रही हैं। हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्राइमरी oocyte है, इसको जूम किया जाए थोड़ा सा, ये प्राइमरी oocyte है और इस प्राइमरी oocyte के डिवाइड होने से सेकेंडरी oocyte बन रही है और सेकेंडरी oocyte के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। इस फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, फिर यहां हम आगे देखेंगे कि नीचे सेकेंड पोलर बॉडीज बन रही हैं। तो थोड़ा सा इसकी भी बात कर दिया जाए कि ये अनइक्वल डिवीजन क्यों है। एक्चुअली ये अनइक्वल डिवीजन और पोलर बॉडीज के बनने का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि क्रोमोजोम्स को डिवाइड करना जरूरी है, हैप्लॉइड कंडीशन लानी है। तो 2 अनइक्वल बॉडीज बन गई, क्रोमोजोम्स तो इक्वली डिवाइड हो गए, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म अनइक्वल इसलिए डिवाइड हुआ कि इस ओवम को ज्यादा जरूरत है। जब ये oocyte बनेगा तो इसको ज्यादा साइटोप्लाज्म की जरूरत है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो इसने साइटोप्लाज्मिक मटेरियल रखा। नेचर का ये स्पेसिफिक फेनोमेना है, कैसे वो मैनेज करता है सारे सिस्टम को। तो ये पोलर बॉडी बन गई, क्रोमोजोम्स तो डिवाइड हो गए इक्वली, साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म अनइक्वल अमाउंट में डिवाइड हुआ। तो इस तरह एक काम हो गया कि जो क्रोमोजोम नंबर है ये हैप्लॉइड तो हो गया, हैप्लॉइड हो गया क्रोमोजोम्स, और इसके साथ साथ दूसरा काम क्या हुआ कि इसके पास साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, ये सेकेंडरी oocyte के पास साइटोप्लाज्मिक मटेरियल ज्यादा अमाउंट में बच गए। वो चाहिए इसके फर्दर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, तो ये प्राइमरी oocyte से डिवीजन हुआ, प्राइमरी oocytes डिवाइड हुए, 2 अनइक्वल स्ट्रक्चर्स बने, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया और उसके बाद सेकेंडरी oocyte बना।
सेकेंडरी oocytes भी डिवाइड हुए। फाइनली हम क्या देख रहे हैं, देयर आर द 4 1 2 3 4 4 डॉटर सेल्स तो बन गए। दैट इज द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंप्लीटेड। oocytes बनते बनते प्रोसेस ऑफ मियोसिस तो कंप्लीट हो गया, 4 डॉटर सेल्स बन गई। लेकिन जहां की स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने देखा था कि वहां 4 की 4 डॉटर सेल्स जो स्पर्मेटोजोआ में मॉडिफाई हो गई, चारों की चारों हो गई थी। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही फंक्शनल है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ oocyte। अब ये तीनों बॉडीज का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना रहा कि इन्होंने सपोर्ट किया क्रोमोजोम के डिवीजन में, और क्रोमोजोम के डिवीजन में तो सपोर्ट कर दिया, लेकिन साइटोप्लाज्म किसको दे दिया, भाई चलो तुम डेवलप करो, तुमको आगे चलना है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो ये काम इन पोलर बॉडीज ने किया। ओके, इसी काम के होते होते ये सेकेंड अरेस्ट शुरू हो गया। ओवम डिस्चार्ज हो रहा है इन द oocyte फॉर्म। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म होता है। कहते हैं कि ओवम डिस्चार्ज हुआ, ओवम डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन इसमें प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन अभी पूरा ही नहीं हुआ। प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन ओवम में पूरा तो तब होगा जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है और स्पर्म का सेंट्रियोल, जो उसके नेक रीजन में 1 पेयर सेंट्रियोल्स है, तो उसका सेंट्रियोल जब इसके कांटेक्ट में आता है इस oocyte के, तब इसका प्रोसेस ऑफ मेटाफेज सेकेंड कंप्लीट होता है। गौर से इस बात को सुनो, प्रोसेस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट कब होगा, oocyte या इन कॉमनली हम कहते हैं ओवम, ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जब स्पर्म से सेंट्रियोल इस oocyte में जाता है, तब जाकर इसके प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंप्लीट होता है। उसकी वजह क्या है कि मेटाफेज तक तो जो क्रोमोजोम्स हैं वो इक्वेटर पर अरेंज हो गए, लेकिन इक्वेटर पर अरेंज होके वो अपोजिट साइड पे नहीं पहुंचेंगे। एनाफेज प्रोसेस को पूरा होने के लिए सेंट्रियोल का होना जरूरी है। तो सेंट्रियोल कहां से आएगा, तो स्पर्म से आएगा, और सेंट्रियोल जब स्पर्म से आएगा तब ये प्रोसेस ऑफ मियोसिस इसका कंप्लीट होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। यही कॉम्प्लिकेशंस फूड जेनेसिस को ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल बनाती है। वैसे भी ये प्रोसेस स्पेशल है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स एक इजैकुलेशन में डिस्चार्ज हो रहे हैं। लेकिन इसके केस में क्या है, इसके केस में एक ओवम डिस्चार्ज होगा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इन द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ओवम डिस्चार्ज होता है। तो ये इसकी स्पेशल पिक्युलियरिटी है, इसकी ब्यूटी कहें या कॉम्प्लिकेशन कहें। ओके, अब यहां जब ये स्पर्म इसके oocyte के साथ यूनाइट हुआ, तो ये स्ट्रक्चर जो हमको मिला, दैट इज द फर्टिलाइज्ड ओवम। ये फर्टिलाइज्ड ओवम, इसमें दोनों मेल और फीमेल न्यूक्लियाई जो है प्रो न्यूक्लियाई स्टेज में है। यहां आकर दोनों मैच्योर होंगे। ये स्पेशल फीचर है, स्पेशल ब्यूटी है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन का ह्यूमन बीइंग में। इसको हम फर्टिलाइजेशन में आएंगे तो और डिटेल में इसकी बात की जाएगी। तो यहां पर आके जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये दोनों गैमेट्स मैच्योर होते हैं। ओके,
गैमेट्स के मैच्योर होने का ये कंडीशन यहां पर है। और ये कब हुआ? तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम हो रहा है। ये प्रोसेस एंटायरली फिर से हम रिव्यू करते हैं एक बार बहुत जल्दी से। प्रोसेस ऑफ oogenesis कलेक्टिवली 3 फेजेज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोगों ने किया था, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज एंड द मैच्योरेशन। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहे हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन होने से क्या बन रहा है? उगोनिया सेल्स बने। जब उगोनिया सेल कोई एक उसमें से स्पेशलाइज्ड होके प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, बदले, तो वो प्रोसेस हो गई ग्रोथ फेज। यही ग्रोथ फेज कब शुरू होगी? तो दैट इज आफ्टर द प्रोसेस ऑफ oocytogenesis। oocytogenesis के बाद और इसके बाद थर्ड स्टेज शुरू हो रहा है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज शुरू होगा कहां से? तो सेकेंडरी oocytes के बनने से। बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं है। सेकेंडरी oocytes के बाद डायरेक्ट ootides है। ootides के बाद ये फर्टिलाइज्ड ओवम है, लेकिन यहां तक भी इसका प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको भी इंक्लूड करते हैं मैच्योरेशन फेज में। एंटायरली प्रोसेस ऑफ oogenesis consists of 2 phases, oocytogenesis and ootidogenesis. Oocytogenesis, that is the formation of the primary oocyte from the oogonium. Ootidogenesis, that is the formation of oocyte from the primary oocyte. Okay? अब हम इस स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी को देखें, क्योंकि ये सारा प्रोसेस इसी ओवरी में होना है। ओवरी का ये एंटायर मार्जिनल पोर्शन जो है, ये जर्मिनल एपिथेलियल्स है। इस जर्मिनल एपिथेलियल्स में कॉन्टिन्यूअस डिवीजन हो रहा है था, और यहीं पर ये उगोनियम सेल्स बने, उगोनिया बने। इसमें ब्लड वेसल से ब्लड सप्लाई इंडिकेट किया गया है। ये सेंट्रल पोर्शन को एस्ट्रोमा कहते हैं। एस्ट्रोमा, मेडुला रीजन, दिस इज द कार्टेक्स रीजन। तो जब ये जर्मिनल एपिथेलियल्स डिवाइड हुए और तो प्राइमरी फॉलिकल्स बने। फॉलिकुलर स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये हमको क्लियर होना चाहिए कि जो ओवम यहां डिस्चार्ज हुआ, ootyte डिस्चार्ज हुआ, बेसिकली वो सेकेंडरी फॉलिकल ही है। यहां टर्शियरी फॉलिकल इंडिकेट किया गया है। ग्राफियन फॉलिकल की बात है, ग्राफियन फॉलिकल, लेकिन इन रियल वो सेकेंडरी फॉलिकल ही है। होता क्या है इस प्रोसेस ऑफ oogenesis में? प्राइमरी फॉलिकल में ये कन्वर्ट होंगे जर्मिनल एपिथेलियल्स। अब ये प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होंगे और प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होके सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल फिर इनलार्ज हुए, थोड़ा सा डेवलप हुए, तो टर्शियरी फॉलिकल बन गए। और इस टर्शियरी फॉलिकल में जो सबसे स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द एंट्रम। एक कैविटी डेवलप होगी। फर्टिलाइजेशन के स्टेज में इसको डिस्कस किया जाएगा। तो एंट्रम एक कैविटी फॉर्म होता है, और जब ये टर्शियरी फॉलिकल और इनलार्ज होगा, इसमें डेवलपमेंट होगा, तो ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्राफियन फॉलिकल का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हुआ, तो ग्राफियन फॉलिकल के मैच्योर होने के बाद उसके सेंट्रल पोर्शन से ओवम डिस्चार्ज हो जाएगा। यहां हम देख पा रहे हैं कि ओवम ये डिस्चार्ज हो गया। ये ओवम डिस्चार्ज होकर कहां आया? तो ये चला आया इस रीजन में, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में ये ऐसे नहीं चल के जाएगा। फैलोपियन ट्यूब
का जो टर्मिनल पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि फाइमरी है। तो फाइमरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो चारों तरफ से ओवरी को कैप्चर किए हुए हैं, घेरे हुए हैं। तो वो सक करेंगे, वो एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं और ये ओवम डिस्चार्ज हो जाता है ओवरी से। ओवरी से डिस्चार्ज होकर फाइमरी के थ्रू ये कहां चला आएगा? इन द रीजन ऑफ फैलोपियन टिप। तो ये कंडीशन में जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो एक नॉर्मल ओवम, एक जनरल ओवम के स्ट्रक्चर में जो उसके मेम्ब्रेनस लेयरिंग है, जो उसका सेल मेम्ब्रेन है, वो उलेमा या उलेमा कहा जाएगा। और सेंट्रल पोर्शन जो पूरा मास है वो प्लाज्मा है। उलेमा इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेंट्रल साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो प्लाज्मा होगा। और इसमें दो पोल एग्जिस्ट हो जाएंगे, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। एनिमल पोल और वेजिटल पोल सराउंडिंग सरफेस का जो है उलेमा के चारों तरफ एक थिकनिंग डेवलप हो जाती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा और उसके बाहर रेडिएटिंग स्ट्रक्चर्स, रेज की तरह की सेल्स होती हैं, वो सेल्स होंगी जोना रेडिएटा। ये दोनों जोना पेलुसिडा और जोना रेडिएटा इसको प्रोटेक्ट भी करती हैं और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्रोजोम्स के आके इसके साथ मिलेंगे तो वहां एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा जो कि प्लांट्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहां भी होगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी होगी, इसके ग्लाइकोप्रोटीन्स, उसके स्पर्म के ग्लाइकोप्रोटीन्स, वहां भी कैपेसिटेशन होता है, याद है? स्पर्म के स्ट्रक्चर में फर्टिलाइजेशन के जस्ट बिफोर क्या होगा? कैपेसिटेशन होगा। और कैपेसिटेशन होने के बाद क्या होगा? कंपैटिबिलिटी होगी। दैट इज द मैचिंग, कि ओवम ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो स्पर्म आया है वो स्पर्म सेम स्पीसीज का, ह्यूमन बीइंग की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग का ओवम ह्यूमन बीइंग के स्पर्म के साथ ही फ्यूज करेगा, उसके साथ ही फर्टिलाइजेशन होगी, किसी दूसरे स्पर्म के साथ नहीं होगी। तो ये प्रोसेस ऑफ कंपैटिबिलिटी होगी और प्रोसेस ऑफ कंपैटिबिलिटी के लिए ये दोनों लेयर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड, जब फर्टिलाइजेशन होगा एक स्पर्म के साथ तो मल्टीपल नंबर ऑफ स्पर्म्स इसके साथ फर्टिलाइजेशन न कर सके, ये चीज भी इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्टिवली। ओके, तो एक एक स्टेप को बार बार हमको समझने की जरूरत पड़ेगी। एंटायर प्रोसेस ऑफ oogenesis कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, टर्मिनोलॉजीज हैं, तो इसको अगर केयरफुली आप ऑब्जर्व किए तो समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।